हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसका चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं। और आज का वीडियो हमारा रहेगा लेक्चर 7.9। इससे पहले हमने इसके पीछे जितने भी जो टॉपिक थे वो हमने लेक्चर 7.1, लेक्चर 7.2, लेक्चर 7.3, लेक्चर 7.4, लेक्चर 7.5, लेक्चर 7.6, लेक्चर 7.7 एंड लेक्चर 7.8 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने भी जो सार्वजनिक रोजगार हैं उसमें अवसर यानी कि समानता का अवसर। और फिर हम मंडल कमीशन और उसके बाद जो भी केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के क्या केसेस थे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से अवसर है हमारे पास, समानता के अवसर मिलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसका जो प्रोविजन है वो किसी में दिया गया, आर्टिकल 16 के अंदर इस बारे में बात की गई है। यानी कि आर्टिकल 16 इस बारे में कहता है कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें कास्ट, रिलीजन, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। उसे सबके लिए सब यानी कि हर एक पर्सन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान का यानी कि समानता का अवसर सरकार देगी, यानी कि राज्य के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि इसमें ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं किसी भी मैटर में यदि वो एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी भी ऑफिस में, तो उसके साथ जो स्टेट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे क्या करेगा, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सबको एक समान रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ये बात की रखी गई है आर्टिकल 16 में। क्यों कि हमें पता है कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में आती है, तो 14 से लेकर के आर्टिकल 16 तक के बीच में आता है। सॉरी, आर्टिकल 18 के तक, यानी कि 14 से आर्टिकल 18 तक में किसके बारे में बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी। तो जो आर्टिकल हमारा 16 है वो ये बात कहता है। इसमें हमें चार अपवाद यानी कि चार एग्जेप्शंस भी हमें देखने को मिलता है। पहला एग्जेप्शन हमें ये देखने को मिलता है कि स्टेट कह रहा हूँ, सॉरी, कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ये पावर्स है कि वो एक स्पेशल प्रोविंस यानी कि प्रिस्क्राइब रेसिडेंस के कंडीशंस में क्या है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी की बात हो या लोकल अथॉरिटी में, तो इसमें क्या कर सकता है कि वो चेंजेस कर सकता है। और जो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज अ रेसिडेंस एक्ट था, वो जो कि 1957 में था, वो 1974 में क्या हुआ था, तो एक्सपायर हो गया था, यानी एक एक्सपायर हो गया। और ये दो स्टेट पे लागू नहीं था, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पे लागू नहीं था और तेलंगाना पे इसलिए नहीं लागू हुआ क्योंकि 2014 में क्या था कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना को एक नया स्टेट बनाया गया। तो इसीलिए ये दो दो स्टेट थे इस प्रोविजंस के, इस एक्ट के अंदर में नहीं थे। फिर दूसरा हमें एग्जेप्शंस क्या देखने को मिलता है, स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किसी भी जो स्टेट में जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उसे एक रिजर्वेशन उसे दे सकती है। तो ये क्या है, मतलब किसके पोस्ट के फेवर में रिजर्वेशंस किया जा सकता है, राज्य के द्वारा। तो ये भी एक एग्जेप्शन हमें देखने को मिलता है किसमें, राइट टू इक्वालिटी में। और तीसरा एग्जेप्शन हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कानून है वो प्रोवाइड कराता है जो ऑफिस के अंदर जो रिलेटेड, यानी कि जो हमारा तीसरा एग्जेप्शन ये कहता है कि ये कान यानी कि ऐसा कानून है यदि कि मान लीजिए कि कोई रिलीजियस जो डोमिनेंस यानी कि डोमिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, यानी कि बहुत सारे रिलीजन बहुत सारे कास्ट के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं।
हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या है, बहुत सारे वो मतलब बहुत सारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं। तो इन सबको चलाने के लिए क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है अपने अपने रिलीजियस का। जैसे कि अगर हम टेम्पल की बात करें, तो टेम्पल को हमारी कंट्री के अंदर जितने भी जो बड़े बड़े टेम्पल है, उसको उसको चलाने के लिए कौन काम करेगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशंस काम करेगा जो कि सिर्फ हिंदू रिलीजन्स का होगा। यानी कि वो कौन होगा, सिर्फ हिंदू रिलीजन्स का होगा। या या अगर हम किसी मॉस्क्यूज की बात करें, या अगर हम मस्जिद की बात करें, तो उसको जो ऑर्गेनाइज करेगा, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, वो सिर्फ किसके लिए, मुस्लिम रिलीजन्स का होगा। यदि वो कोई चर्च चलाएगा, तो चर्च चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सिर्फ चर्च रिलीजन यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन्स के ही क्या होगा, पीपल्स होगा। तो यही बात कहता है हमारा जो एग्जेप्शन तीसरा है, वो क्या कहता है कि यदि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उसको जो चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें जो पोस्टेज हैं, यानी कि उसके अंदर जो पोस्ट वैकेंसीज रहती हैं, उसमें जो मेंबर्स काम करते हैं, तो उसको क्या है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर है, अधिकार है, ये कानून कहता है उसके पास कि वो अपने रिलीजियस के ही लोगों को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा मंदिर है, और जिसको वाई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो इसके पास ये पावर है कि ये जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, यानी कि अपने मंदिर के अंदर अपने मंदिर को चलाने के लिए जो मेंबर्स को रखेगा, वो सिर्फ हिंदू रिलीजन्स का हो। ये इनके पास अधिकार है कि वो सिर्फ एक ही स्पेशल रिलीजन्स को अपॉइंट करे। यही पावर हर एक रीजनल इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होते हैं, हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये एक पावर है उनके पास, और यही एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 16 के तीसरे यानी कि थर्ड कॉलम में। फिर चौथा जो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, उसमें ये कहा गया है कि स्टेट के पास ये पावर है कि अपॉइंट यानी कि जो अपॉइंटमेंट है या पोस्ट के फेवर में क्या है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है, उसको वो 10% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दे सकता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है राइट टू इक्वलिटी यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सर्विस में। जैसे कि इसमें राज्य के पास ये पावर आ जाता है कि जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है, यानी कि जो जब राज्य के द्वारा किसी भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है, तो राज्य को क्या है, हर साल में यानी कि टाइम टू टाइम जो भी बेसिक फैमिली की जो इनकम है और जो अदर इंडिकेटर है, उसकी जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, उससे रिलेटेड क्या है, तो वो रिजर्वेशन दे सकती है। और उसे टाइम टू टाइम उस स्टेट का चेक करने का काम दिया गया है कि आपको समय के अनुसार देखते रहना है कि किस इकोनॉमिकल वेकर सेक्शंस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। तो ये भी एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है किसमें, तो राइट टू यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक वर्क में। अब बात करते हैं मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन क्या कहता है, अगर हम मंडल कमीशन की बात करें, तो मंडल कमीशन 1979 में इसको इस कमेटी को बनाया गया था अंडर यानी कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर में। तो ये हमारा सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमेटी था, जिसकी चेयरमैन कौन थे, तो बीपी मंडल थे। और इन्हीं के नाम पे क्या है, एक मंडल कमीशन को बनाया गया। इसमें जब मंडल कमीशन को बनाया गया, तो इनमें जो आर्टिकल हमारा 340 है, उसमें उसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 340 उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहले तो जो हमारा जो मंडल कमीशन बनाया गया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर में, तो इसका काम क्या था, इसमें कमेटी को ये काम दिया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 340 है, उसको तो आपको एक तो इन्वेस्टिगेट करना है, जांच करना है, और दूसरा हमें ये बताना है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं, और उससे रिलेटेड यानी कि उसको किस तरीके से एडवांटेज पहुंचाया जाए, उससे रिलेटेड आपको एडवाइस देना है। ये था हमारा सेकंड मंडल कमीशन। फिर उसमें ये कहा गया कि उन्होंने जब 1979 में जब हमारी ये कमेटी बनी, तो 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को
गवर्नमेंट के सामने पेश किया। तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताया कि 3743 ऐसे कास्ट हैं जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि नियरली अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के पॉपुलेशन के 52% के 52% के आसपास में है, जिसमें एससी और एसटी को इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बाद भी 343 कास्ट ऐसे थे जो कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक सोशली और एजुकेशनली क्या थे, तो बैकवर्ड थे। तो इस कमीशन के बाद क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ये बात की गई कि हम जो हमारे सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको हम गवर्नमेंट जॉब में 27% का क्या देंगे, तो आरक्षण देंगे। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि गवर्नमेंट को ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जितने भी आरक्षण देने हो, चाहे एससी की बात हो या एसटी की बात हो, वो जनरल कोर्ट यानी कि अगर हम बात करें जनरल के लिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल के लिए 50% होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दे रही है तो उसको भी वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम 27% क्या करेंगे, जो हमारे जनरल बैकवर्ड क्लास यानी कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, हम उसको गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन देंगे। और 22% का रिजर्वेशन किसके पास था, तो ये था हमारा एससी और एसटी के पास। तो इससे क्या हो गया कि जो हमारे वो एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनको भी रिजर्वेशन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हमने फॉलो कर ली कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और हमने जो इकोनॉमिक वो सोशली और एजुकेशनली जो कास्ट से उसको भी हमने क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दे। तो ये बात रखी गई थी किसमें, मंडल आयोग में, यानी कि जो हमारा मंडल कमीशन था उसमें। फिर 1990 में क्या है, वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 27% का रिजर्वेशन क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी को दिया जाएगा। ओबीसी मतलब यहाँ पे था अदर सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस थे, बैकवर्ड क्लासेस को ही बोला गया था ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो 1990 में क्या हुआ, जो हमारे वीपी सिंह गवर्नमेंट थे उनके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो ओबीसी हैं हम उसको 27% का आरक्षण देंगे हर एक गवर्नमेंट जॉब में। फिर 1991 में क्या हुआ, 1991 में जो नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसमें दो चेंजेस किया था। पहला चेंजेस ये किया था कि जो पुअर सेक्शन होंगे ओबीसी के अंदर उन्हें 27% कोटा के अंदर रखा जाएगा। और जो ओबीसी यानी कि ओबीसी के अंदर जिनकी इकोनॉमिक्स कैटेगरी अच्छी होगी उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो ओबीसी है जिसमें जो पुअर सेक्शंस में आते हैं उन्हें 27% का कोटा दिया जाएगा, और जिनकी इकोनॉमिक एक स्थिति यानी कि आर्थिक स्तर ज्यादा अच्छा होगा तो उसके लिए वो रिजर्वेशन यानी कि वो कोटा नहीं रहेगा, यानी कि जो आरक्षण देने की जो आर्थिक मापदंड को अपनाया जाएगा। ये पहला चेंजेस जो हमारे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया गया था। और दूसरा चेंजेस क्या किया गया था कि 10% का रिजर्वेशन वो देंगे पुअर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो कि हायर कास्ट में आते हैं लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा यानी कि आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा के अंदर आती है, तो उन्हें भी वो क्या करेगी, 10% का आरक्षण देगी। तो ये दोनों चेंजेस किए गए थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर में। कब, तो 1991 में। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो उसमें क्या है कि जो हमारा मंडल कमीशन था वो 1992 तक में क्या था, एक फेमस कमीशन यानी कि एक फेमस केस के रूप में उभर के आया, जिसने आर्टिकल 16 के अंदर जो क्लॉज 4 है उसके अंदर क्या है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उससे रिलेटेड जो रिजर्वेशन है उसको प्रोवाइड कराया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एग्जामाइन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल रिजर्वेशन था 10% जो
पुअर सेक्शंस के लिए था जो कि हायर कास्ट के अंदर था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो 27% रिजर्वेशन की बात रखी गई थी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो उसके लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। तो मतलब कि 1992 में जो हमारा मंडल केस आया था, इन शॉर्ट अगर हम समझे, जो मंडल केस था, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों रिजर्वेशंस को क्या किया गया था, तो इन दोनों रिजर्वेशन को एग्जामाइन यानी कि जांच की गई थी। तो इस जांच में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है हायर कास्ट को जो कि इकोनॉमिक वीकर है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ रहा है, यानी कि वो गरीबी रेखा के अंदर आ रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, तो कैंसिल यानी कि खारिज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, तो खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया गया। लेकिन वहीं पे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो 27% का जो आरक्षण दिया गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण को देने के साथ साथ एक क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, एक क्रीमी लेयर जैसी बात रखी गई थी, तो उसमें कहा था कि क्रीमी लेयर में उन ओबीएस जो कैंडिडेट हैं, जो ओबीएस के अंदर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति क्या हो, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन हो वो क्या हो, अच्छी हो। इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो, वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे कंडीशन पे वो होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ओबीएस के अंदर जो 27% का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें एक क्या रखा गया, एक क्रीमी लेयर रखा जाएगा, और कुछ कैंडिडेट्स को क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर के बाहर जाएंगे या क्रीमी लेयर के से बाहर होंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और जो क्रीमी लेयर के अंदर होंगे उन्हें रिजर्वेशन 27% का दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या क्या कि प्रमोशंस के अंदर कोई किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं होगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट में ही रिजर्वेशन ओबीसी को 27% का दिया जाएगा, और इस रिजर्वेशन को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा सिर्फ 5 साल के लिए, यानी कि 1997 तक। यानी कि 1992 में आरक्षण दिया गया था, और इसे जारी कब तक रखा गया था, 1997 तक जारी रखने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। फिर तीसरा पॉइंट ये कहा गया था कि जो कोटा है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये हर साल अप्लाइड होगा। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि इस साल गवर्नमेंट ने 100 वैकेंसी निकाली और 50% था, 50% हो गया एसटी और SC ST और ओबीसी के लिए, और 50% हो गया जनरल के लिए। तो अगर इस साल गवर्नमेंट 50% रिजर्वेशन फुलफिल नहीं कर पाती है, तो इसको आगे जो कंटिन्यू करेगी वो भी 50% के अंदर ही रहना चाहिए, ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी। यानी कि जो 15% का जो रिजर्वेशन था, वो क्या है, एक लास्ट बाउंड्री फिक्स कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप कितना भी रिजर्वेशन दे दीजिए, बस 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी के पास नहीं होना चाहिए। 50% से अंदर अंदर ही आपको रिजर्वेशन देना है, और बाकी के जो 50% रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, तो जनरल के लिए रहेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन और एक लिमिटेशन फिक्स कर दी गई थी, किसके लिए, आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद जो हमारा जो ओबीसी था, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी बना दी गई, पूरी तरीके से एग्जामाइन करने के बाद। जैसे ही एग्जामाइन कंप्लीट हुआ, जो हमारा ओबीसी का जो लिस्ट था, वो एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश कर दी गई। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो गवर्नमेंट है उसको कुछ एक्शंस फॉलो करने की बात की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऊपर जितने भी जो फैसले थे उसके संबंध में सरकार ने कुछ कार्रवाई किए। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये सारे फैसले दे दिया था एग्जामाइन करने के बाद, उसके बाद सरकार ने क्या है, इसमें कुछ कुछ बदलाव यानी कि कुछ कुछ एक्शंस लिए। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो एक्शन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, एक रामनंदन कमेटी को अपॉइंटमेंट किया था 1993 में,
सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये देखना था, आइडेंटिफाई करना था कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन कौन से ओबीसीज आते हैं, और उसे एक्सेप्ट किया गया, और यानी कि उन्हें स्वीकार किया गया। फिर जब 1993 में जब हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना हुई, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया, तो वो क्या था, एक पार्लियामेंट एक्ट बना। यानी कि पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को स्थापित किया गया था 1993 में। और इसका जो काम था, ये एग्जामाइन करना था, पूरी तरीके से कंप्लीट करना था, अंडर इंक्लूजन एंड ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन इन एनी क्लासेस ऑफ सिटीजन इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ जॉब रिजर्वेशन। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य था, नौकरी के अंदर जो जॉब्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स थे, उसके अंदर जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशंस की जब बात आ रही थी, तो उसके उद्देश्य से कितने पिछड़े वर्गों की सूची कि किसी भी वर्ग के या नागरिक को कम शामिल करना, अधिक शामिल करना या गैर शामिल करने की क्या है, शिकायतों को जांच करने के लिए बनाया गया था। बाद में फिर 2018 की अगर हम बात करें, तो उसे 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इस आयोग को क्या है, एक संवैधानिक दर्जा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो वो प्रोवाइड करा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर इसके कार्यों को क्या किया गया, और भी ज्यादा बढ़ाया गया, और इसके जो उद्देश्य थे, संशोधन यानी कि संविधान के जो संशोधन में था, वो क्या था, आर्टिकल 338 बी को इसमें ऐड कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 338 बी एक नया आर्टिकल ऐड हुआ। और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे में क्या है कि इसमें जो इन ऑर्डर टू न्यूलिफाई द रूलिंग विथ रिगार्ड ऑफ रिजर्वेशंस इन प्रमोशन द 77 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1995। यानी कि अगर हम बात करें किसमें, प्रमोशंस की बात करें, तो प्रमोशंस में जो आरक्षण के संबंध में जो निर्णय लेने की बात थी, उसको क्या है, रद्द करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की लाया गया। कब, तो 1995 में। फिर इसमें क्या है, इसके बाद जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में क्या है, एक नया प्रावधान फिर जोड़ा गया, जो राज्य और राज्य के तहत क्या है, किसी भी सेवाओं के प्रचार में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार ये देने लगा। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 77 जो कि 1995 में आया था, इसने क्या है, स्टेट को ये अधिकार पावर दे दिया, और आर्टिकल 16 में एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया कि स्टेट के पास ये पावर है कि प्रमोशन से रिलेटेड वो क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। फिर जो हमारे एस और किसके फेवर में, जो एससी और एसटी हैं उसके फेवर। यानी कि अगर हम बात करें एससी और जो एसटी के पक्ष में, जो राज्य है, राज्य की जो सेवाएं हैं, वो पर्याप्त रूप से क्या हो गया, प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। फिर 2001 में 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और इसमें ये प्रोवाइड्स कराया गया कि जो पूर्व व्यापी क्या है, प्रभाव है, उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर क्या है, प्रमोशंस के मामले में अगर हम बात करें कि जो प्रमोशंस के मामले में क्या है, परिणामी जो वरिष्ठता था उसका प्रावधान किया। ये तीसरा एक्शन लिया गया था, और किसके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के एक्शन में। अगर हम चौथे एक्शंस की बात करें, तो चौथे एक्शंस में ये कहा गया कि जो बैकलॉग वैकेंसीज है, वाज नूलिफाइड बाय द 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। यानी कि जो बैकलॉग वैकेंसीज थी, यानी कि जो बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि यदि आप एक साल में अपना 50% जो रिजर्वेशन है उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, जो अगले साल आप उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, वो भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको भी अमेंडमेंट किया गया था 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, जो कि 2000 में हुआ था। इस अमेंडमेंट करने से के बाद क्या हुआ कि ये रिजर्वेशन 50 से बढ़ करके 53% हो गया। यानी कि 50% की जो लिमिटेशन थी उसको उसने क्या किया, तो तोड़ दिया। यानी कि अगर हम इन शॉर्टली बात करें, अगर हम शॉर्ट में समझने की बात करें कि जो चौथा एक्शन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद, वो क्या लिया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा 2000 में, यानी कि सन ईयर 2000 में
81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें जो 50% रिजर्वेशंस की जो लिमिटेशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखी गई थी, तो उसे क्या कर दिया गया, तो ब्रेक कर दिया गया, यानी कि उसे तोड़ दिया गया, और यानी कि फिर वो 50% से भी ज़्यादा क्या हो सकता है, तो आरक्षण हो सकता था। तो यही डिसीजन लिया गया था, किसमें, फोर्थ डिसीजन जो लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम फिफ्थ डिसीजंस की बात करें, फिफ्थ एक्शंस की बात करें, तो इसमें कहा जो सेवन, फिर इसमें क्या हुआ था, 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1994 में। यदि हम फिफ्थ एक्शंस की बात करें, जो हमारा 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 1994 में हुआ था, उसमें क्या है, जो तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन है 1994 में 9th शेड्यूल में क्या है, उसे ऐड कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। इसमें जो कि क्या है, 69% रिजर्वेशंस को क्या करता है, वो पार करता है, जो कि 50% की जो लिमिटेशंस थी रिजर्वेशंस की, वो उससे काफी ज्यादा थे। तो इस जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया, 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कब, तो 1994 में, और उसे 9th शेड्यूल में जोड़ दिया गया। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने मंडल कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन थे, सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, फिर हमने देखा कि क्या एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और जो आर्टिकल 16 क्या कहता है उसको हमने डिस्कस। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि हमारा जो डिस्कशन है आज का वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे लेक्चर 7.10, जो कि होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशंस ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल्स। इन तीन टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।